हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। पीटी जी हम लोग पढ़ रहे हैं। पीटी में अब एटॉमिक रेडियस मींस एटम का रेडियस हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीटी बिकॉज देयर इज नो एग्जैक्ट और शार्प बाउंड्री between atomic radius means between nucleus and outermost electron cloud. There is no sharp boundary of outermost electron cloud. मीन्स हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता है कि एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शार्प बाउंड्री कहाँ पे, मीन्स कहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड खत्म हो रहा है। क्योंकि एटॉमिक रेडियस का हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे इसी बेसिस पे करेंगे कि एटम का न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी थ्योरेटिकली एटॉमिक रेडियस, वो होना चाहिए। बट इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका वेव नेचर होने की वजह से इस तरह से डाइवर्सिफाइड रहता है, फैला हुआ रहता है कि एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि कहाँ तक शार्प बाउंड्री है। तो उस केस में हम लोग किसी एटम का मीन्स एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर डायरेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एटम बिकॉज देर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड में शार्प बाउंड्री नहीं है तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि एटम अलग अलग तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है, मीन्स अलग अलग मोलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, उस हिसाब से उसका हम लोग एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई एटम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसका कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई एटम आपका मेटल है, एलिमेंट मेटल है, तो मेटल अपने एलिमेंटल स्टेट में मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है जिसको मेटालिक क्रिस्टल बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग मेटालिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। कुछ एटम्स ऐसा है मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसका एक तरह से अगर ब्रॉड कैटेगरी देखोगे तो तीन ही होगा, एक जो मेटल, दूसरा जो नॉन मेटल, तीसरा नॉन मेटल तो है बट मेटल और नॉन मेटल दोनों से अलग प्रॉपर्टी रखता है, एंड दैट्स आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो एलिमेंट है जिनका रिएक्टिविटी बहुत बहुत कम होता है, इसलिए वो किसी भी तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं चाहते हैं, एंड दे एग्जिस्ट इन देयर एलिमेंटल स्टेट इन देयर एटॉमिक फॉर्म। तो कोई बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करते हैं, ना वो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, ना वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लाइक नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके मोलिकुलर फॉर्म में रहता है। तो हमारे नोबल गैसेस ना मोलिकुलर फॉर्म में रहते हैं, न सोडियम पोटासियम कैल्शियम के जैसा मेटालिक क्रिस्टल फॉर्म करता है। तो फिर उस तरह का एटम, उस तरह का एलिमेंट जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हम लोग एक न्यू रेडियस डिफाइन करते हैं, इसका नेम होता है वेन डर वाल रेडियस। तो यहाँ पे मैं एटॉमिक रेडियस पढ़ाने जा रहा हूँ। इस एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 अलग अलग रेडियस पढ़ेंगे, जिसमें से एक का नेम होगा कोवलेंट रेडियस, दूसरे का नेम होगा आपका मेटालिक रेडियस, तीसरे का नेम होगा आपका एवोगाड्रो मींस वेन डर वाल रेडियस। ये 3 रेडियस को हम लोग डिफाइन करेंगे। इससे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका निकल जाएगा। इसमें कोई एलिमेंट जितने भी है इधर या तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता होगा, वरना मेटालिक करता होगा, वरना कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता होगा। तो इस हिसाब से हम लोग उसका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे और एक समझ हो जाएगा। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम लोग आयोनिक रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे। बट आयोनिक रेडियस विल बी डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक रेडियस। आयोनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से डिफरेंट होगा। वैसे तो जो हमारे पास डेटा है, रदरफोर्ड ने ही एटॉमिक रेडियस निकाल दिया था, मींस एटॉमिक रेडियस का रेंज बताया था कि एटॉमिक रेडियस इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। एटॉमिक रेडियस 10⁻10 मीटर के रेंज में होता है, जिसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो नॉर्मली केसेस में 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में रहता है, जिसको आप 1.2 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो। मीन्स जनरली एटम्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो इस रेंज में रहता है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट, दिस इज अप्रॉक्सीमेशन बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक रेडियस। उनके एटॉमिक रेडियस में वेरिएशंस होता है। कैसे होता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो एंड सक्सेसिव वीडियोस। बट मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि एक एवरेज आइडिया है एटॉमिक रेडियस के बारे में।
जो रदरफोर्ड ने बताया था, बाद में कैलकुलेट भी किया गया। लेकिन इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग तरह का अपना पढ़ेंगे, मीन्स कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड तीसरा जो आपका होगा वेंडर वाल रेडियस। तो ये हुआ एटॉमिक रेडियस का पहले डेफिनेशन होगा। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन होगा, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज एवरेज distance between outermost electron cloud and nucleus। मीन्स एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वही कहलाता है एटॉमिक रेडियस, जिस एवरेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो शार्प बाउंड्री उसका नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है कि यहीं तक वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इस वजह से उसको हम लोग पार्ट कर पढ़ेंगे, और उसके लिए आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वेंडर वाल रेडियस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन है, अगर कोई एटम अपने ही एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन में ए एटम कोई है, एटम ए, यह एटम ए से ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, विल डिस्कस इन डिटेल इन केमिकल बॉन्डिंग। अभी आप समझो कि कोई एटम ए है जो अपने ही एटम से, मीन्स होमो एटम से, सेम एटम से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, लाइक हाइड्रोजन H2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। इस समय दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम लोग कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए होगा, मीन्स इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर बॉन्डेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई एटम अपने ही एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, उस समय दोनों एटम्स के बीच के जो डिस्टेंस होगा उसके हाफ को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम। एज फॉर एग्जांपल आप देखिए, कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन तो मैं आपको बताया। कोवेलेंट रेडियस दो एटम जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, उसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस के हाफ कौन बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। मीन्स ये दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस अगर d है, d डिस्टेंस, इसको मैं dA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स when they are bonded with covalent bond, when they are bonded with single covalent bond, तो कोवेलेंट रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए इज इक्वल टू व्हाट, DAA बाई 2। यही हुआ, मीन्स कोई एटम अगर अपने ही एटम से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, उस समय दोनों एटम के बीच के डिस्टेंस के हाफ को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। इसको थोड़ा ग्राफिकली भी आप देख लो। अगर एटम ए है या फिर
ए भी एटम है, मीन दोनों एटम तो बॉन्ड फॉर्म किया है, ओवरलैपिंग है, बॉन्डिंग कैसे होता है सब कुछ आगे मैं बताऊंगा। ये आपका मीन्स इस तरह का जो ए मोलिक्यूल है उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दोनों एटम है एटम्स। अब इनके बीच के जो डिस्टेंस है, टू एटम्स अगर एक दूसरे से बॉन्ड से टू एटम जब एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म किए रहता है, टू एटम जब एक दूसरे से बॉन्डेड रहता है या बॉन्ड फॉर्म किए रहता है, उसमें दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। मींस डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स मींस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे आर बॉन्डेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, उसमें दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस का मतलब हुआ दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो यह आपका हुआ बाबू DAA, दिस इज DAA। अब यहां से भी दिखा सकते हो, ये DAA हुआ। तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A इज इक्वल टू व्हाट, ए किसके इक्वल होगा, यही होगा DAA/2। यह कोवेलेंट रेडियस हुआ। मींस रेडियस की अगर बात करो, RA से मैं रिप्रेजेंट करूं रेडियस, तो RA इज इक्वल टू व्हाट, DAA/2। तो इस तरीका से आप समझ सकते हो। लेकिन ये जो मैं तरीका बताया हूं उसी एटम के लिए बताया हूं जो होमो एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म किया है, होमो एटॉमिक कोवेलेंट फॉर्म किया, लाइक हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करते हो तो टू हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो हाफ होगा, मींस यह डिस्टेंस आपका हो गया DHH। तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, DHH/2। दोनों के बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। इसको भी ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हो। ये हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये आपको आगे मैं बताऊंगा जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे बॉन्ड फॉर्म करता है तो ओवरलैपिंग होता है, वो सब कुछ आगे आपको पता चलेगा। अब ये जो डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो आपका ये हो गया DHH और कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू DHH/2, हाफ ऑफ ये जिसको जो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, उसके हाफ को बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम मींस हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम मींस हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मींस टू एटम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, उनके बीच के डिस्टेंस के हाफ को कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। मींस कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन होता है, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बट अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि मान लो कोई एटम डिफरेंट एटम से कोवेलेंट फॉर्म किया है, इन दैट केस हाउ कुड यू कैलकुलेट कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम। अगर सेम से तो कोई दिक्कत नहीं है जो मैं आपको बताया, बट डिफरेंट से तो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लिया हूं, वो ए एटम है या बी एटम है, ए बी मोलिक्यूल हो गया, मींस ए बी के बीच का बॉन्ड दिख रहा है आपको। अब हमें ए और बी का रेडियस निकालना है, तो उसके लिए क्या किया, मैं दोनों बॉन्ड फॉर्म किया। अब इस दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा, जिसको मैं DAB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। DAB डिस्टेंस बिटवीन एटम ए एंड बी। अब यहां पे जो रिलेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एंड रेडियस के बीच में स्लाइट डिफर करता है, क्योंकि यहाँ पे एटम टू डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट एटम का मीनिंग हुआ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम के बीच में वो अनइक्वल हो जाता है, और उस केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो गौर से देखिए कैसे होगा। मीन्स मैं RA से रिप्रेजेंट करूँ कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A, RB कोवेलेंट रेडियस ऑफ
atom B. So here DAB is equal to RA plus RB minus 0.09 XA minus XB मीन्स यहाँ पे XC XB क्या आ गया, तो RA RB समझ रहे हो, डिस्टेंस मीन्स कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A नेट B, RA इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A, RB इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम B. XA XB क्या है, तो हियर XA and XB are electronegativity of atom A and B. देखो जी, मीन्स इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस का मॉड में ले लिया, क्योंकि जो भी डिफरेंस है जो उस डिफरेंस को माइनस करेंगे हम लोग. अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी एक एटम का रेडियस पता है, मान लो RA पता है, दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस पता है और दोनों का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पता है, तो क्या निकाल सकते हो, दूसरे एटम का आप रेडियस निकाल सकते हो. इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को इस चैप्टर में बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा, बट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का बेसिक आइडिया मैं प्रीवियस चैप्टर्स में आपको दिया हूँ. तो आगे मैं आपको बताऊँगा कि डिटेल में कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता क्या है. लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला है, मीन्स इस फॉर्मूला से आप कोवेलेंट रेडियस किसी एटम का निकाल सकते हो. लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूजफुल होगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस पता हो, किसी एक एटम का रेडियस पता हो, तब यूजफुल होगा. तो ये बहुत बेटर तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन इस पर दिया रहेगा तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हो. लेकिन ऐसे किसी एटम का कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करने के लिए हम लोग उस एटम के होमोएटॉमिक बॉन्ड को ही लेते हैं. मीन्स हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंट रेडियस पता करने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स H2 लेंगे हम लोग. आपके ऑक्सीजन के कोवेलेंट पता करने, कोवेलेंट रेडियस पता करने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंगे, क्योंकि होमोएटॉमिक बॉन्ड के केस में कोवेलेंट रेडियस निकालना ज़्यादा बेटर रहता है. बट हेटेरोएटॉमिक के केस में भी मीन्स टू डिफरेंट एटम्स के बीच में भी अगर बॉन्ड है तो कैलकुलेट कर सकते हो इन दिस वे, राइट. अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मेटालिक रेडियस. देखो जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस. मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस ऐसे एटम का डिफाइंड होता है जो मेटल हो, बिकॉज मेटल एग्जिस्ट इन देयर एलिमेंटल स्टेट इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक क्रिस्टल. मेटल अपने एलिमेंटल स्टेट में जिस फॉर्म में रहते हैं उस फॉर्म को हम लोग मेटालिक क्रिस्टल बोलते हैं. मेटालिक क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल एक नया वर्ड आ रहा है, तो क्रिस्टल का मीनिंग सॉलिड होता है, आपके लिए भी सॉलिड ही. हालांकि क्रिस्टल वह सॉलिड होता है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेगुलरली अरेंज रहता है थ्रू आउट द वॉल्यूम. तो किसी मेटल का मान लो आप सोडियम लो, पोटेशियम लो या आप आयरन लो, उसके इतना बार अगर आप शीट लेते हो, इतना सैंपल लेते हो, तो उसमें जो भी सोडियम पोटेशियम, सोडियम के सैंपल में सोडियम, पोटेशियम के में पोटेशियम, आयरन के शीट में आयरन, एटम रेगुलरली अरेंज रहता है. दैट रेगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड मेटालिक क्रिस्टल और मेटालिक लैटिस. और उसी मेटालिक लैटिस में हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं मेटल का रेडियस क्या होगा. तो गौर से देखो जी, से कोई भी मेटल है, मेटल के बारे में हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मेटल वह होता है जिसके पास मेटालिक लस्चर होता है, मीन्स ब्राइटनेस आता है. मेटल वह होता है जो हीट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. मेटल वह होता है जिसको हम लोग पतला से पतला वायर बना सकते हैं, मीन्स डक्टाइलिटी बहुत ज़्यादा रहता है. मेटल वह होता है जिसका थिनेस्ट शीट बना सकते हैं, जिससे मैलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है. मीन्स जितने भी मेटल के प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मेटल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो रेगुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं. मेटल के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, मीन्स आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वह इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहता है, मोबाइल रहता है, जिसकी वजह से मेटल आपका कंडक्टर हो जाता है. वो कैसे क्या होता है उस चीज़ को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो गौर से देखिए, पहले मेटालिक क्रिस्टल. कोई भी मेटल अपने एलिमेंटल स्टेट में उसका मेटल एटम रेगुलरली अरेंज रहता है, बट मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स जो आउटर सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लूजली अट्रैक्टेड रहता है. इसलिए मेटल का अगर इतना बार आप शीट लोगे तो उसमें मेटल का एटम जितना भी होगा उसका सभी मेटल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल से डिटैच होकर के मीन्स घूमने लगता है, जिसकी वजह से मेटल ऐसा लगता है मेटल को कि वो मेटल कटायन बन गया. मीन्स
मेटालिक क्रिस्टल में मेटल कटायंस रेगुलरली अरेंज रहता है। मेटल कटायंस आर metal cations are मेटल कटायंस आर रेगुलरली अरेंज्ड। अब यहाँ पे मेटल कटायन मीन्स एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेटल को, एम फॉर मेटल, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्लस एन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मेटल के पास एन पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स मेटल का एन इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, मीन्स मेटल्स के एन इलेक्ट्रॉन हट गया है, मीन्स एन इसका वैलेंसी होता है, एन हुआ वैलेंसी, वैलेंसी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉपर का शीट लोगे तो कॉपर 2+ रहेगा, सोडियम का लोगे तो सोडियम प्लस रहेगा, मीन्स एटम का जो वैलेंसी होता है मीन्स उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको रिप्रेजेंट एन करता है। अब मेटल का होता क्या कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है और मेटल एटम न्यूट्रल है, लेकिन उसके क्रिस्टल में उसका जब इतना बड़ा शीट लोगे मेटल का, इतना बड़ा सैंपल लोगे तो उस क्रिस्टल में मेटल एटम्स रेगुलरली अरेंज रहता है, और जो मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसके जाने की वजह से कटायन बना है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मोबाइल रहता है, मीन्स यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमते रहता है, मीन्स मेटल का जो सैंपल रहता है इसमें मेटल एटम्स रेगुलरली अरेंज रहता है, मेटल एटम मेटल कटायन बन गई, मीन्स इन मेटालिक क्रिस्टल मेटल कटायंस आर रेगुलरली अरेंज्ड throughout the volume and valence electrons of metal atoms are mobile in the crystal। पूरे क्रिस्टल में मेटल का एटम जो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मोबाइल रहता है, मीन्स दीज आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। मोबाइल का मीनिंग क्या हुआ जी, मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यही मेटालिक क्रिस्टल है, मेटालिक क्रिस्टल का सेटअप यही है, मेटल एटम्स आर रेगुलरली अरेंज्ड थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इन थ्रू आउट द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल रहता है। अब आप बोलोगे कि which factor is responsible for stability of metal crystal? Here metal cation faces other metal cation, मेटल कटायन के सामने दूसरा मेटल कटायन में सारे मेटल कटायन है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो मेटालिक क्रिस्टल में तो रिपल्सिव फोर्स है, तो फिर ये स्टेबल कैसे होता है, तो स्टेबल होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, भी अट्रैक्ट करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो दूसरा यहाँ चला जाता है, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन और मेटल कटायन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वही अट्रैक्टिव फोर्स आपके मेटालिक क्रिस्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपके मेटालिक क्रिस्टल के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मींस मेटल कटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक क्रिस्टल और स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक क्रिस्टल एंड मेटालिक लैटिस। अब यहाँ पे यही वजह है कि हमारा मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, जैसे करंट से कनेक्ट करोगे बॉडी को, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लाओगे इसका इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू कर देगा। यही वजह है कि मेटल के पास लस्चर होता है, मीन्स उसका सरफेस चमकीला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट के अंदर ग्लोइंग आ जाता है, और उस ग्लोइंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल क्या है, अब यहाँ पे मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस क्या है, तो ये आपका हुआ मेटालिक क्रिस्टल और मेटालिक लैटिस भी इसको बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस सब मेटल भी बोलते हैं।
और मेटालिक लैटिस भी बोलते हैं, मेटालिक लैटिस। अब लैटिस एक वर्ड है, लैटिस का नेटवर्क होता है, जाल। यहाँ पे क्या है, मेटल कटायन का जाल बिछा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक लैटिस बोलते हैं। अब किसी मेटल के मेटालिक क्रिस्टल में टू कंसेक्यूटिव एटम्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके हाफ को हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। यह हुआ आपका, अगर इसको मैं d से रिप्रेजेंट करूं, यह हुआ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेटल कटायंस इन मेटालिक क्रिस्टल, देन मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू d/2। मीन्स इस दोनों मेटल कटायन के बीच के जो डिस्टेंस है इसके हाफ को हम लोग बोलते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस का हाफ को बोलते हैं मेटालिक रेडियस। ये आपका हुआ मेटालिक रेडियस। तो क्लियर हो गया, किसी भी मेटल का जो मेटालिक क्रिस्टल होता है उस मेटालिक क्रिस्टल में दो कंसेक्यूटिव मेटल कटायंस के बीच के डिस्टेंस के हाफ को बोलते हैं मेटालिक रेडियस। मीन्स मेटालिक रेडियस का डेफिनेशन देना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, मेटालिक रेडियस it is half of distance between two consecutive metal cations in मेटालिक क्रिस्टल, राइट। किसी मेटल के मेटालिक क्रिस्टल में किसी टू कंसेक्यूटिव मेटल कटायंस के बीच के डिस्टेंस के हाफ को बोलते हैं मेटालिक रेडियस। मींस इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेटल कटायंस इन मेटालिक क्रिस्टल। हो गया, तो मेटालिक रेडियस का डेफिनेशन मिल गया। अब यहाँ पे एक चीज मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा, दिस मेटालिक रेडियस इज ओनली डिफाइंड फॉर दोज एटम्स व्हिच आर मेटल। अगर वो मेटल के फॉर्म मेटल है तभी हो सकता है, बिकॉज मेटल एग्जिस्ट इन देयर मेटालिक क्रिस्टल फॉर्म, मेटालिक क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है तभी आप मेटल के रेडियस को आप डिफाइन कर सकते हो, मेटालिक रेडियस को आप डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और बात, कोवलेंट, किसी एटम का कोवलेंट रेडियस और किसी एटम का मेटालिक रेडियस, क्योंकि कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल का प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो कोवलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करता है। तो कोवलेंट और मेटालिक रेडियस में अगर बात करो कौन बड़ा होगा तो मेटालिक रेडियस बड़ा होगा, क्योंकि जब एटम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो एटम एक दूसरे के काफ़ी करीब रहता है। लेकिन मेटालिक क्रिस्टल में मेटल कटायन के बीच का डिस्टेंस रिलेटिवली ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। मेटल कटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का बॉन्ड रहता है, वो भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए मेटालिक रेडियस जो होगा वो कोवलेंट रेडियस से ग्रेटर होगा, मीन्स बड़ा होगा। नाउ वेन डर वाल रेडियस, देखो जी, वेन डर वाल रेडियस बताने से पहले मुझे वेन डर वाल फोर्स आपको बताना होगा, क्योंकि वेन डर वाल फोर्स जब आप समझ जाओगे तब आप एटम का वेन डर वाल रेडियस समझ सकते हो। तो वेन डर वाल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, देखो जी, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स में, केमिकल बॉन्डिंग, वेन डर वाल फोर्स को बहुत डिटेल में, बट यहाँ एक ब्रीफ में आइडिया आपको दूंगा। वेन डर वाल एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने मोलिकुल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स कोई सिस्टम है, जैसे मान लो गैस है तो गैस के मोलिकुल्स के बीच में कौन फोर्स लगता है, उस फोर्स का उन्होंने स्टडी किया। और फिर वेन डर वाल ने बताया कि दुनिया का कोई भी नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ओरिजिन क्या है, कैसे डेवलप होता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड अंडर द बैनर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केमिकल बॉन्डिंग। आई विल डिस्कस इन डिटेल वेन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट राइट नाउ ओनली वेन डर वाल फोर्स के बारे में बेसिक आइडिया। टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और मोलिकुल के बीच में
लगने वाला एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक एज फॉर एग्जाम्पल, पहले इसका डेफिनेशन, इट इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन it is weak force of attraction exists between two non-bonded atoms or molecules, टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और मोलिकुल्स मीन्स एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और मोलिकुल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब इसके बारे में देखें, एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां पे आपने लिया हीलियम गैस। एक वेसल में अगर आप हीलियम गैस लेते हो तो इसमें क्या होगा, वेसल में हीलियम एटम होगा सब। अब ईच हीलियम एटम, क्योंकि आपको तो पता है हीलियम एटम नोबल गैस है, इसके बीच में तो कोई फोर्स ऑफ मींस इनके बीच में कोई बॉन्ड रहता नहीं है। हीलियम एटम एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करता नहीं है, बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, फिर भी एक दूसरे के पास रहता है। तो इसके पास रहने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वीक वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये सब नॉन बॉन्डेड एटम्स है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये आपका हुआ वेन डर वाल फोर्स। वेन डर वाल फोर्स मीन्स टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और मोलिकुल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग एटम्स ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है। यही नहीं, मान लो हाइड्रोजन गैस, आपका H2 गैस है, तो H2 गैस के मोलेकुल मीन्स इनके बीच में जो, क्योंकि इनके भी हाइड्रोजन गैस के जो मोलेकुल है उनके बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है। बट एक वेजल में अगर हाइड्रोजन गैस लेते हो, वेजल में मान लो आपने हाइड्रोजन गैस ले रखा है, यहाँ बहुत सारे H2 मोलेकुल होंगे, सभी के बीच में एक फोर्स लगता है। ये आपका जो फोर्स है ये क्या है, वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये मीन्स it is weak force of attraction exists between non-bonded atoms और molecule। ऐसा एटम्स जिसके बीच में डायरेक्ट कोई केमिकल बॉन्ड नहीं हो, ऐसा मोलिकुल जिसके बीच में डायरेक्ट कोई बॉन्ड नहीं हो, उनके बीच में लगने वाले इस वीक फोर्स का नाम है वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अब वेन डर वाल रेडियस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब वेन डर वाल रेडियस का डेफिनेशन होता है कि it is half of distance between two atoms which are attracted with van der Waals force of attraction। मीन्स van der Waals force of attraction से अट्रैक्टेड एटम के बीच के जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के हाफ को हम लोग बोलते हैं वेन डर वाल रेडियस। उसको हम लोग बोलते हैं वेन डर वाल रेडियस। अब एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेन डर वाल रेडियस का डेफिनेशन होगा, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स व्हिच आर अट्रैक्टेड विथ वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो हीलियम एटम है, ये दूसरा हीलियम एटम है, इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है क्योंकि नॉन बॉन्डेड है। नॉन बॉन्डेड तो अलग अलग दिखाएंगे दोनों को, लेकिन इनके बीच में एक इंट्रैक्शन है, दैट इंट्रैक्शन इज कॉल्ड वेन डर वाल फोर्स। इस वेन डर वाल फोर्स से ये दोनों एटम एक दूसरे से बॉन्डेड है, अट्रैक्टेड है। इस समय आपके दोनों एटम के बीच के जो डिस्टेंस होगा, दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस का मीनिंग हुआ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये दोनों एटम के बीच के जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस के हाफ को हम बोलेंगे वेन डर वाल रेडियस। इसको हम लोग में यह हुआ वेन डर वाल डायमीटर।
वेंडरवाल डायमीटर, अब वेंडरवाल रेडियस, वेंडरवाल रेडियस ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा बाबू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डीवी है, तो डीवी बाई 2, यह हुआ वेंडरवाल रेडियस। मीन्स टू आइटम्स जब एक दूसरे से वेंडरवाल फोर्स से अट्रैक्टेड हो, उस समय दोनों आइटम के बीच के डिस्टेंस के हाफ को बोलेंगे वेंडरवाल रेडियस। दैट मीन्स इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम्स which are attracted with van der Waals force of attraction। अब ऐसा नहीं है कि वेंडर वाल रेडियस केवल नोबल गैस एट का ही डिफाइंड होगा, नोबल गैस का तो दूसरा कोई रेडियस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नोबल गैस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता नहीं है अपने आप से, तो वेंडर वाल जो नोबल गैस है उसका तो वेंडर वाल रेडियस ही डिफाइंड होगा, दूसरा नहीं होगा। बट इट डजंट मीन वेंडर वाल रेडियस इज ओनली पॉसिबल फॉर नोबल गैस, वेंडर वाल रेडियस इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन। आप दूसरे एटम के वेंडर वाल रेडियस निकाल सकते हो, एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का देखो आप, यह H2 मॉलिक्यूल है, ये भी H2 मॉलिक्यूल है, ये दोनों मान लो एक दूसरे से वेंडर वाल रेडियस मींस वेंडर वाल फोर्स से अट्रैक्टेड है, इस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ होगा, वो हाइड्रोजन का वेंडर वाल रेडियस होगा। इसको थोड़ा मैं और बेटर पिक्चर में दिखा रहा हूं, H2 मॉलिक्यूल हुआ, फिर दूसरा H2 मॉलिक्यूल यहां पे है, ये दोनों जो गोला देख रहे हो जिससे हाइड्रोजन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो आइडेंटिकल है जी, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बड़ा है और ये छोटा हो गया। अगर छोटा आपको दिख रहा है तो आपके नजरों का फेर है, और नहीं तो मेरे फाइनाइट का कमाल है, इसलिए दोनों इक्वल है, ध्यान से देखना है। अब HH हुआ ये भी, अब दोनों ये मॉलिक्यूल वेंडर वाल फोर्स से अट्रैक्टेड है, वेंडर वाल फोर्स। इस समय अब इस दोनों मॉलिक्यूल के जो बीच का डिस्टेंस होगा, मींस दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, दोनों मॉलिक्यूल का वह एटम जो एक दूसरे से वेंडर वाल फोर्स से अट्रैक्टेड है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उनके सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होगा उसका जो हाफ होगा वह होगा वेंडर वाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मींस इनके बीच का डिस्टेंस जो d है, इनको DHH से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या डी वेंडरवाल से यहां भी रिप्रेजेंट करो, तो वेंडरवाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू व्हाट, dV/2। मीन्स दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसका जो हाफ होगा वह रिप्रेजेंट करेगा वेंडरवाल रेडियस को। समझ रहे हो, ये पूरा जो डिस्टेंस दोनों एटम जो एक दोनों मॉलिक्यूल का वह एटम जो एक दूसरे के से वेंडर वाल फोर्स से अट्रैक्टेड हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा, उसके हाफ को बोलेंगे वेंडर वाल रेडियस। अब ये तो नेचुरल है कि मान लो किसी ऐसे हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंट रेडियस है और हाइड्रोजन एटम कहे तुम वेंडर वाल रेडियस निकाला, बड़ा कौन होगा, डेफिनेटली वेंडर रेडियस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें कैलकुलेट करते हैं जब वो दोनों एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया रहता है। आई विल डिस्कस इन डिटेल इन केमिकल बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग एटम्स एक दूसरे से ओवरलैप करता है, इसलिए काफ़ी क्लोज आ जाता है, इसलिए कोवेलेंट रेडियस का जो लेंथ होगा वो वेंडर वाल रेडियस से बहुत छोटा होगा। और इस तरह से अगर हम लोग तीनों रेडियस को अगर कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तीनों रेडियस को, तो ऐसे लिख सकता हूं, सबसे छोटा होगा कोवेलेंट रेडियस, इससे बड़ा मेटालिक रेडियस,
एंड सबसे बड़ा वेंडर वाल रेडियस। देखो ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये वेंडर वाल जो साइंटिस्ट का नेम है, वेंडर वाल है, वाल का वो वाल नहीं, WALL नहीं लिखना है, वो तो वाल अलग है जो आप समझते हो, ये वो इसका नाम नेम है, नेम के वाल में WAAL है, तो वेंडर वाल रेडियस। तो सबसे बड़ा होगा वेंडर वाल, सबसे छोटा होगा कोवेलेंट रेडियस। तो यह था आपका एटॉमिक रेडियस। नाउ पीरियोडिक ट्रेंड इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा, गौर से देखो। देखो जी, पीटी के किसी भी ग्रुप में, इन एनी ग्रुप, टॉप टू बॉटम जब आप आते हो, टॉप बॉटम, टॉप को टी लिखेंगे, बॉटम को बी, टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होता है, ईच पीरियड एक न्यू आउटर मोस्ट सेल से शुरू होता है। फर्स्ट पीरियड में आउटर मोस्ट सेल 1, सेकेंड पीरियड में आउटर मोस्ट सेल 2, थर्ड पीरियड में आउटर मोस्ट सेल 3, फोर्थ पीरियड में आउटर मोस्ट सेल 4 एंड सो ऑन। तो हर पीरियड एक न्यू आउटर मोस्ट सेल से शुरू होता है, और आउटर मोस्ट सेल बढ़ने का मीनिंग हुआ एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो आओगे तो साइज विल इंक्रीज, मींस साइज इंक्रीजेस व्हेन यू मूव इन एनी ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज विल इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस और साइज इंक्रीजेज। पीरियोडिक ट्रेंड यह हुआ, when you move in any particular group from top to bottom then size increases। अब आप इस चीज के यहां पे देखो, लिथियम का 152 है, पिकोमीटर में रेडियस है यह, सोडियम का 186, पोटासियम का 231, रुबिडियम का 244, सीजियम का 262। मीन्स क्या हो रहा है जी, साइज इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, बहुत बड़ा जंप नहीं मार रहा है, बट इंक्रीमेंट हो रहा है। अब दूसरा ट्रेंड क्या है, पीरियड वाला ट्रेंड क्या था, देखो जी, किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे, इन एनी पीरियड, इन एनी पीरियड व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा, आउटर मोस्ट सेल। यू नो all elements of a particular period have same outermost cell, like first period outermost cell 1, second period outermost cell 2, third period outermost cell 3, fourth period outermost cell 4। इस तरह से सबका outermost cell सेम है, मीन्स सबका एक तरह से साइज सेम हो गया। अब जिस एटम का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, वो जितना ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ उतना ज्यादा शिफ्ट होगा, और साइज उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा, साइज उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो किसी पीरियड में जब लेफ्ट राइट जाते हो तो आउटर मोस्ट सेल सेम रहता है, और बट एटॉमिक नंबर बढ़ता है। लाइक सेकेंड पीरियड लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। मीन्स जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हो किसी पर्टिकुलर पीरियड में, वैसे वैसे आउटर मोस्ट सेल सेम रहता है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होने लगता है। इसलिए किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, साइज क्या होगा जी, डिक्रीज होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और साइज में डिक्रीमेंट बहुत बड़ा होता है। गौर से देखो, यहाँ पे ये ग्राफ देखो, तुम्हारा लिथियम का 152 के आसपास है साइज, लेकिन जैसे ही लिथियम से बेरिलियम को बसा रहे हो, साइज में कितना बड़ा डिक्रीमेंट है। 152 से कितना हो गया जी, मतलब आपका 115 के आसपास आ गया। इतना ह्यूज डिफरेंस, ग्राफ एकदम शार्पली डिक्रीज हो रहा है। फिर बेरिलियम से बोरॉन के पास आ रहे हो, साइज में डिक्रीमेंट और हो गया। बोरॉन से कार्बन आ रहे और हो गया, कार्बन से नाइट्रोजन में आया, मीन्स। लेकिन उसके बाद जो डिक्रीमेंट का रेट है वो घटने लगा। लेकिन इनिशियली बहुत तेजी से साइज आपका डिक्रीज होता है, मीन्स
सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उसमें लिथियम का साइज बहुत बहुत बड़ा है। आप देख रहे हो ना, लिथियम का साइज कितना है जी, 152 पिकोमीटर है। और जबकि तुम्हारे फ्लोरीन का साइज मुझे लग रहा है कि अब 30-50 के रेंज में होगा फ्लोरीन का साइज पिकोमीटर में। तो इस तरह से किसी पीरियड में लेफ्ट राइट जाओगे साइज डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या हुआ जी, साइज का पीरियोडिक ट्रेंड हुआ, ग्रुप में इंक्रीज होगा, पीरियड में डिक्रीज होगा। मीन्स नीचे साइज क्या होगा, बढ़ेगा, इधर क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। मीन्स अगर हाथ से बताएं तो ऐसे साइज इंक्रीज होगा, ऐसे साइज डिक्रीज होगा, राइट। नाउ आयोनिक रेडियस, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस केस में एटम आयन बन जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी आयन का रेडियस क्या होगा। मीन्स आयन का जो रेडियस होगा, मीन्स एटम के आयोनिक फॉर्म में जो रेडियस होगा वो अपने पेरेंट न्यूट्रल फॉर्म से ग्रेटर होगा कि लेसर होगा, इसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखो जी, हमारा आयन कटायन भी हो सकता है और आयन एनायन भी हो सकता है। तो पहले हम लोग कटायन का स्टडी करते हैं, रेडियस ऑफ कटायन, कटायन का रेडियस, रेडियस ऑफ कटायन। कटायन का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कटायन is always less than radius of neutral atom. न्यूट्रल एटम का रेडियस से हमेशा उसके कटायन का रेडियस छोटा होगा। रेडियस मीन्स आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं न्यूट्रल एटम का रेडियस, आर प्लस से कटायन का रेडियस ऑलवेज छोटा होगा। ऐसा क्यों होगा जी, एक एग्जांपल एक लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। एज फॉर एग्जांपल सोडियम ले लो आप, सोडियम और सोडियम प्लस। सोडियम के पास क्या है जी 281, इसमें क्या है 28, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका 1s2 2s2 2p6। तो सोडियम में आप देख रहे हो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल 3 है और सोडियम प्लस का आउटर मोस्ट शेल क्या है 2 है। तो आउटर मोस्ट शेल ही छोटा हो गया तो पक्का साइज छोटा होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आउटर मोस्ट शेल छोटा होने से साइज छोटा हुआ है। आउटर मोस्ट शेल अगर सेम रहता तब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा तो साइज डिक्रीज होगा। क्यों जी, तो उसका रीजन देखो। जैसे मान लो मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम प्लस Mg और Mg प्लस, Mg का क्या होगा 1s2 क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2s2 2p6 3s2 और Mg प्लस का 1s2 2s2 2p6 3s1, दोनों का आउटर मोस्ट शेल 3 है। फिर भी रेडियस ऑफ Mg प्लस विल बी लेस दैन रेडियस ऑफ Mg। ऐसा क्यों, तो इसके पीछे रीजन यह है जब किसी एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए लड़ाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया और लेकिन प्रोटॉन का नंबर उतना ही रह गया तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस को स्लाइटली अपने तरफ, प्रोटॉन आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्लाइटली न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, साइज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई साइज ऑफ मैग्नीशियम प्लस विल बी लेस देन साइज ऑफ मैग्नीशियम। सेम रीजन यहाँ भी, यहाँ तो खैर और ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ तो आउटर मोस्ट शेल भी बदल जा रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो रेडियस ऑफ Na प्लस इज लेस देन रेडियस ऑफ Na। यह हुआ कटायन रेडियस का। तो क्लियर हो गया, कटायन का रेडियस हमेशा अपने न्यूट्रल पेरेंट एटम के रेडियस से छोटा होता है ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो इफेक्टिवली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाता है एंड कॉन्सिक्वेंटली साइज डिक्रीजेज। रेडियस ऑफ अनायन, देखो जी, किसी भी एटम का जो अनायन होता है उसका रेडियस is always greater than radius of neutral atom। ऐसा क्यों जी? तो इसके पीछे रीजन यह है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है और F माइनस है, रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन रेडियस ऑफ F माइनस। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p5, F माइनस का देखो 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे 9 प्रोटॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिवर्स बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिवर्स बढ़ने से साइज क्या होगा जी, एक्सपेंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिवर्स बढ़ने से एटम चाहता है कि रिपल्सिवर्स घटे, इसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन को फैला देगा, इलेक्ट्रॉन का फैलाव बढ़ जाएगा तो फिर साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही वजह है कि नाइन का साइज हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है। हम लोग आयोनिक रेडियस ये पढ़ लिए हैं। अब इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है किसी पीरियड में लेफ्ट राइट जाओगे साइज डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम होगा साइज बढ़ेगा, राइट। अब इसके वजह से आप देखिए यहाँ पे लिथियम का साइज 152 पिकोमीटर होता है, सोडियम का 1.186 पिकोमीटर। मैग्नीशियम का, कि सोडियम के राइट में, सोडियम के पीरियड में ही मैग्नीशियम एल्युमिनियम है, तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो साइज डिक्रीज होगा। तो सोडियम से कम मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम कितना हो गया 160 पिकोमीटर, लेकिन 160 होने पे ही मैग्नीशियम का साइज अभी लिथियम से बड़ा है। और आगे जाओगे तो मैग्नीशियम से छोटा साइज एल्युमिनियम का होगा 143 पिकोमीटर। तो आप देख लो एल्युमिनियम का साइज लिथियम के साइज से छोटा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में आता है जहाँ पे कोई आपको क्लू नहीं मिल पाता है। विदाउट नोइंग और मेमोराइजिंग दिस डेटा you can't answer many questions on the basis of atomic or ionic radius, so you should remember this। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में पहले भी आपको बताया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो मीन्स सेम, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब तक मैं आपको बताऊं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वह होता है इसके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन नहीं, एक्चुअल में इसका डेफिनेशन होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वह होता है जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो, तब वो कहलाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ऐसे रफ वर्ड में हम लोग लूज टॉक में ऐसे बोल देते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट केवल सेम इलेक्ट्रॉन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, हालांकि नॉर्मल केसेस में इलेक्ट्रॉन्स ही सेम देखते हैं हम लोग, बट एक्चुअल डेफिनेशन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर। उनके नेचर से कोई मतलब नहीं है, बट ये सब चीजें सेम होना चाहिए। मीन्स अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का डेफिनेशन अब ये होगा यहाँ पे, दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and electronic structure electronic
structure regardless of their nature, with regardless of their nature, regardless of their nature मीन्स उनके नेचर से कोई मतलब नहीं है, उनके पास क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तब वो क्या कहलाएगा जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ऐसे ओवरऑल रफ में और लूज टॉक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ मोर देन वन स्पेसिस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन स्पेसिस आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब देखिए जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का हम लोग रेडियस कैसे पता करेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस सेम आउटर मोस्ट शेल। इन दैट केस अब जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा होगा, मींस रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक species is inversely proportional to nuclear charge or atomic number, जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस, F माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, C4 माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। वी हैव टू अरेंज देयर रेडियस। तो देखो जी, सबके पास इलेक्ट्रॉन नंबर 10 है, 10 10 देख लो। सोडियम के पास 11 रहता है तो एक निकल गया 10, मैग्नीशियम के पास 12 रहता है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 10, एल्युमिनियम के पास 13 रहता है 3 निकल गया है 10, आयरन मीन्स तुम्हारे फ्लोरीन के पास 9 रहता है 1 आ गया है 10, ऑक्सीजन के पास 8 रहता है 2 आ गया है 10, नाइट्रोजन के पास 7 रहता है 3 आ गया है 10, कार्बन का 6 रहता है 4 आ गया है 10। सबके पास इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, तो इनका साइज किस पे डिपेंड करेगा जी, तो न्यूक्लियर चार्ज पे। जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वह अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ जितना ज्यादा शिफ्ट होगा साइज उतना कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो साइज जस्ट उल्टा हो जाएगा। रेडियस, आयनिक रेडियस सबसे बड़ा साइज किसका होगा जी, C4 का, उससे छोटा N3 माइनस, उससे छोटा O2 माइनस, उससे छोटा F माइनस, उससे छोटा मैग्नीशियम 2 प्लस, उससे छोटा सोडियम प्लस, उससे छोटा मैग्नीशियम 2 प्लस, उससे छोटा एल्युमिनियम 3 प्लस, राइट। यह होगा एक क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग स्पेसिस एल्युमिनियम 3 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस। यहाँ बड़ी वेरिएशन है जी, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम को तो चक्कर है नहीं कोई, अरेंज आराम से कर सकते हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तीनों। तो सबसे छोटा साइज होगा एल्युमिनियम 3 प्लस का, उससे बड़ा मैग्नीशियम 2 प्लस का, उससे बड़ा सोडियम प्लस का,
लेकिन अब आ गया कौन आपका लिथियम प्लस, तो लिथियम प्लस, लिथियम सोडियम एक ग्रुप में आ गया, तो लिथियम प्लस से बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम प्लस का। तो यहां पे आ जाएगा आपका लिथियम मीन्स, दो तरह से बता दे रहा हूं, सोडियम प्लस का हो गया, और एक ग्रुप के ट्रेंड के अकॉर्डिंग सोडियम प्लस से लिथियम प्लस से बड़ा साइज होगा सोडियम प्लस का। तो हम लोग ओवरऑल जो ऑर्डर होगा वो एल्युमिनियम 3 प्लस का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा मैग्नीशियम 2 प्लस का, उससे बड़ा लिथियम प्लस का, उससे बड़ा सोडियम प्लस का। यह आयोनिक रेडियस का, आयोनिक रेडियस का ऑर्डर हुआ, ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस, राइट।